हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप कंटिन्यूटी के साथ एज ए ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पॉलिटी कंप्लीट कर रहे होंगे, क्योंकि एज ए ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से करने का यही तात्पर्य होता है कि आप धैर्य के साथ, पेशेंस का और आप अच्छे डेडिकेशन के साथ जब आप काम करते हैं तभी आप अधिकारी बनते हैं और आगे बनने के बाद भी ज़िंदगी को आप बेहतर जी पाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आप देख लीजिए अध्याय 14 में राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में कि माने संघ की क्या भाषा होगी, राज्यों की क्या भाषा होगी, या भाषा आयोग क्या होता है, उसका गठन कैसे होता है, किस आर्टिकल में है और उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, कर्तव्य क्या होता है, ये सारी चीज़ें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनकी भाषाएं क्या होती हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है, इसमें 3 ही स्लाइड माने 3 ही पेज की ये है PDF है जिसे हम लोगों को करना है। तो हमेशा की तरह बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ आपको ये कराया जा रहा है। और पॉलिटी आप देखो ना, बहुत जिसमें 10 दिन में लगभग फीवर से भी परेशान रहा, बावजूद उसके आप देखिए कितने कम टाइम में एक बड़ी सी माने पॉलिटी, पूरा का पूरा पॉलिटी एक कंटिन्यूटी के साथ मैंने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तो केवल बताने की मतलब है आपसे कि अगर आप मेहनत कंसिस्टेंसी के साथ छोटे छोटे पार्ट में अगर आप करते रहेंगे लगातार, तो आप अधिकारी बनने, आपको ऑफिसर बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी आपने खो दिया, छोड़ दिया, बर्थडे गए, पार्टी गए, अगर इनमें अगर कंसिस्टेंसी अगर खो दिया तो आप स्वयं को भी, अपने आप को भी क्या कर देंगे, खो देंगे। फिर आप एज ए ऑफिसर के स्केल में नहीं जा सकते, फिर आपको किसी न किसी ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, किसी न किसी जॉब से। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है बहुत अच्छे स्टूडेंट और अच्छे ऑफिसर की तरह आप पढ़ते होंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। तो अध्याय 14 या राजभाषा या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसकी पृष्ठभूमि को देख लीजिए कि क्या इससे पृष्ठभूमि के सवाल बनते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या आते हैं, रट डालिएगा। और अब आप सीख गए होंगे तो आप समझो कि यहाँ से आप कंसिस्टेंसी के साथ अच्छे से पढ़िए और सीधे सीधे जा कर के आप घटना चक्र उठाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या किसी के भी PCS के RO के या किसी के भी, आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीधे बनाओ। आप बनाओ और बनाने के बाद जो है उसको, जो नहीं आता है फिर से देखिए, फिर से करिए, एक तरफ फिनिश करते जाइए छोटे छोटे पार्ट में, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे। तो मुख्य पृष्ठभूमि की बात करें, ठीक है, वैसे मैं लेक्चर के बीच में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, बट ये हमारे आपके, ठीक है, करियर से ही संबंधित पार्ट है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। बाकी कभी मैं ऑफलाइन में भी कभी कुछ मैं कभी नहीं टाइम काटता या बोलता नहीं हूँ कभी। तो देखिएगा, पृष्ठभूमि की बात करें, पृष्ठभूमि में देखिए जो सवाल आते हैं उसके देखिएगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जब संविधान सभा में बहस हो रही थी ना, तो ये हुआ कि आखिर में राष्ट्रभाषा को हिंदी बना दिया जाए या राजभाषा रहे। अब आप सोच रहे होंगे राष्ट्रभाषा क्या होती है और राजभाषा। राजभाषा का केवल और केवल तात्पर्य इतना होता है, इतना होता है कि किसी भी देश की जो राजकाज की भाषा, माने ऑफिस में जो काम काज की भाषा होती है, पत्राचार हो गया, किसी शिकायत को स्वीकार करना या कोई अधिसूचना जारी करना या किसी अधिनियम की बात करना, माने जो भी राजकाज, माने जो काम काज की भाषा हो, ठीक है, वही है आपकी राजभाषा। वो क्या होती है, राजभाषा। इसी से थोड़ा और बड़ी अप्रोच होती है राष्ट्रभाषा। ठीक है, राष्ट्रभाषा एक तरीके से क्या हो जाती है, अनिवार्य रूप से क्या हो जाती है, अनिवार्य। राजभाषा में ऐसा अनिवार्य जैसी चीज़ का प्रावधान कम, लेकिन उसकी इंटेंसिटी आप देखेंगे राष्ट्रभाषा में ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर ये हुआ कि राष्ट्रभाषा, अगर हिंदी को बना दिया जाता तो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन सब जगहों पे क्या है, अनिवार्य रूप से हिंदी चलती। ठीक है, या जो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, तीनों राज्य हैं जहाँ पर अंग्रेजी राजभाषा है वर्तमान में, हिंदी भी वहाँ राजभाषा नहीं है या अन्य कोई भाषा नहीं, सिर्फ अंग्रेजी राजभाषा है, तो वहाँ पर क्या होती, वहाँ पर भी हिंदी होती। तो अगर राष्ट्रभाषा होती तो प्रत्येक राज्य की राजकाज की भाषा क्या होती, अनिवार्य रूप से हिंदी होती। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है, जब संविधान सभा की बैठक में बहस हो रहा था ना,
हिंदी को राजभाषा बनाया जाए या राष्ट्रभाषा बनाया जाए, ठीक है। तो उसका सेशन जो हुआ था 11 से लेकर के 14 सितंबर 1949, यहाँ डेट नहीं लिखी है, आप ध्यान रखिएगा, 1949 जो बहस हो रही थी, तो 11 सितंबर टू 14 सितंबर 1949 को यह 5 दिन की लगभग जो बहस हुई, इसमें ये डिसाइड किया गया कि भारत में, दक्षिण भारत में तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ इस तरीके की भाषाएं हैं, वहाँ हिंदी बिल्कुल लोग नहीं जानते हैं, और हिंदी अगर इम्पोज करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, देश में फिर से विभाजनकारी, माने लोग अपने आप को भारत संघ से अलग होने की बात करेंगे, फिर से एक छत्र भारत का निर्माण जो हुआ वो उसमें क्या होगी, एकता अखंडता में चुनौती खड़ी हो जाएगी। इसलिए उस समय की स्थिति को देखते हुए, ठीक है, ये कहा गया कि भारत की जो भाषाई विविधता है उसकी भी रक्षा हो, साथ साथ जो है अलग राज्य की मांग या अलग होने की मांग न उत्पन्न हो सके और भारत की एकता अखंडता सुनिश्चित रहे। इसीलिए क्या किया गया, संविधान निर्माताओं ने कहा कि राष्ट्रभाषा हिंदी न करके बल्कि क्या है, राजकाज की भाषा को देखते हुए हिंदी को राजभाषा का के रूप में स्वीकार किया जाए। तो इस जो है बैठक के बहस के दौरान 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने क्या है, हिंदी को एज ए राजभाषा, ध्यान से सुनना, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, राष्ट्रभाषा ने। अगर पेपर में आ जाए कि हिंदी राष्ट्रभाषा है तो नहीं, हिंदी अगर राष्ट्रभाषा होती तो हर जगह देश के हर राज्य में क्या है, अनिवार्य रूप से हिंदी का प्रयोग किया जाता राजकाज में, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है, राजकाज की भाषा हिंदी है, माने राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। तो कब स्वीकार की गई, 14 सितंबर को। और यह जो कॉन्सेप्ट दिया गया था तो KM मुंशी और आयंगर दो लोगों के सिफारिश पर इसे सबके द्वारा स्वीकार किया गया। इसीलिए इसे कहा जाता है मुंशी आयंगर फार्मूले के आधार पर 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा की जगह पे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसीलिए 14 सितंबर को वर्तमान में भी क्या है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक KM मुंशी और आयंगर दोनों लोगों का नाम आपने पढ़ा होगा कहाँ पे, पांडुलिपि समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी या कौन सी समिति, प्रारूप समिति, जो टोटल 7 सदस्य थी उसमें से KM मुंशी और अय्यर माने आयंगर भी थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फैक्ट क्या याद रखने हैं, 11 से 14 सितंबर तक बहस हुई, राष्ट्रभाषा की जगह पे राजभाषा के रूप में हिंदी को शामिल किया गया। अब कब इसे स्वीकार किया गया है संविधान सभा के द्वारा, 14 सितंबर को। इसीलिए हिंदी को 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब, सन क्या था, 19। और इस किसके रिकमेंडेशन पे, तो मुंशी आयंगर फार्मूले के रिकमेंडेशन पे। अगर कथन कारण में ऑफिसर के स्केल पे या ग्रेजुएट लेवल के पेपर में अगर आए कथन कारण के रूप में, तो आप जानते रहिएगा कि क्यों राष्ट्रभाषा के रूप में न करके राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, क्योंकि भाषाई विविधता के साथ साथ राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए तत्कालिक परिस्थिति अनुकूल नहीं थी। आगे देखिएगा, अब हम पृष्ठभूमि में देखें कि राजकीय भाषा जो है, माने ऑफिशियल जो लैंग्वेज है, राजभाषा है, वह कौन से भाग में है। तो आपको रटाया था कि जब आप 17 साल के होते हैं, ठीक है, तब आपकी भाषा पर बहुत परिवार वाले ध्यान देते हैं कि आप कैसा बोलते हैं, उससे आपके चाल चलन को भी वो ध्यान रखते हैं, ठीक है। और 18 में पहुंचते हैं तो आप पर क्या है, 18 वर्ष में पहुंचते हैं तो इमरजेंसी जैसे हालात बन जाते हैं, तो भाग 18 में इमरजेंसी, ये सब बताए हो भाग में। तो भाग 17 भाषा किसमें, भाग 17 में अनुच्छेद रट लेना है। अनुच्छेद एकदम रटा होना चाहिए ये सब आर्टिकल। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के बीच में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अब इसी आर्टिकल को आप देखो बाइफर्केट करके एक मैंने सीक्वेंस फ्लो चार्ट में बना दिया है ताकि आप अच्छे समझ सकें। देखो 343 से 351 के बीच में अगर देखें तो संघ की माने केंद्र की जो राजकाज की भाषा होगी हिंदी, उसका उल्लेख किसमें है, तो अनुच्छेद 343 और 44 में है। राज्य की जो भाषाएं होंगी, माने राज्य की राजकाज की क्या भाषाएं होंगी, वो राज्य विधानमंडल तय करता है अपने यहाँ। बहरहाल उससे संबंधित जो आर्टिकल हैं वो कौन कौन से हैं, तो 345, ठीक है, 345 और 347, ठीक है। अगर देखें
तीसरा देखिए, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा क्या होगी, उसके बारे में जो आर्टिकल है 348 से 49 के बीच में है। जो पेपर में आते हैं वो रटे होने चाहिए, जैसे 348 हम एक एक करके पढ़ेंगे। आप अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप श्योर सर्टेन आपका क्वालिफाई होना अगर है तो कोई विकल्प नहीं है, इनको रटो आप। संघ की भाषा है 43-44, राज्य की भाषा है 45-47, विशेष उपबंध 50-51 और उच्चतम और उच्च न्यायालय की भाषाएं किस में उल्लेख की गई हैं, 48 से 49। तो टोटल 343 से 351 के बीच में है, ठीक है। आगे देख लीजिएगा अब यहाँ पर, अब एक एक करके आप पढ़िए इसमें। संघ की जो राजभाषा है, माने संघ की जो काम काज की भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो किस में उल्लिखित है, तो 343 में। अब 343 का क्लाज 1 और क्लाज दो आपको पढ़ने हैं और दोनों ही आपको रटे होने चाहिए, दोनों आपको रटे होने चाहिए। इनको फ्लो चार्ट में मैंने आपके लिए बनाया है। देखिए 343 का क्लास 1 कहता है कि संघ की जो राजभाषा होगी वो क्या होगी, हिंदी। राजभाषा, हर जगह राजभाषा बोल रहा हूँ, राष्ट्रभाषा दिमाग से निकाल दीजिएगा। संघ की माने केंद्र सरकार की या केंद्र स्तर की जो राजकाज की भाषा है वो कौन सी होगी, हिंदी होगी। और जो लिपि होगी वो क्या होगी, देवनागरी। स्क्रिप्ट क्या होगी, देवनागरी। ये आर्टिकल रट लेना, ये आर्टिकल आया है, आता है 343 के 1 में। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी। जैसे हमने ये पूरा कुछ लिखा है ना, ये क्या है, देवनागरी में है। क्या है ये, देवनागरी में। जैसे आप अगर कभी, ठीक है, कभी आपको क्या लिखना हो, जैसे मान लीजिए आपको कंप्यूटर, तो कंप्यूटर तो ऐसे इंग्लिश वर्ड है, कंप्यूटर लिखें आप। लेकिन जब इंग्लिश, ये तो इंग्लिश लिख रहे हैं, लेकिन इसी को क्या है, जब देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो आप क्या है, कंप्यूटर। क्या लिखते हैं, कंप्यूटर। जैसे हम लोगों को मेंस में क्या है, विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि इंग्लिश शब्द को ऐसे ढेर सारे पेपर 3 में जैसे टेक्नोलॉजी आता है, बहुत से पेपर में माने अब हम लोग इंजीनियरिंग के हैं तो इंग्लिश ही ढेर सारे दिमाग में बातें आती रहती हैं, तो उसे हम इंग्लिश को क्या करते हैं, इंग्लिश में लिख करके देवनागरी लिपि में लिखते हैं, ठीक है, जो वैलिड भी है। तो इस तरीके से तो 343 का 1 में है राजकाज की भाषा, माने राजभाषा हिंदी होगी, स्क्रिप्ट क्या होगी, देवनागरी। ये पेपर में आर्टिकल आता है। अब नोट की बात कर लें तो 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, राजभाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, किंतु इसे लागू नहीं किया गया। अब यहाँ पर हिस्ट्री में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जो लिखी नहीं है। इसलिए लागू नहीं की गई, क्यों, क्योंकि देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय हर जगह कामकाज की भाषा क्या चल रही थी, इंग्लिश। क्या चल रही थी, इंग्लिश, ठीक है। अब इसे 26 जनवरी 1950 को हिंदी को स्वीकार तो किया गया, लेकिन लागू नहीं किया गया। बोला गया, ठीक है, कि अगले 15 वर्ष तक जो है, माने 1950 से 15 वर्ष तक, अगले 15 वर्ष तक यही राजकाज की भाषा क्या है, इंग्लिश चलती रहेगी। बाद में उसके जो है हिंदी को राजकाज की भाषा के रूप में शामिल किया जाएगा, ठीक है। यह संसद तय करेगी, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना, राजकाज की भाषा लागू नहीं की गई ना। अब 65 का आप वेट करो 15 साल, ठीक है। अब आगे कहानी बढ़ती है, देखो। अब नोट में जो सेकंड पॉइंट है लिखना चाहिए, तो यही आर्टिकल 343 का क्लाज 2 है, इसलिए ऊपर क्लाज 1 लिखा और नीचे मैंने क्लाज 2 लिख दिया। क्लाज 2 कहता है कि राजभाषा अधिनियम, इसी जो मैंने अभी बताया कि 343 का 1 में क्या लिखा था, देवनागरी लिपि होगी और भाषा हिंदी होगी। लेकिन क्लाज 2 में ये कहा गया, ठीक है, कि अगले 15 वर्ष तक, 50 से 15 वर्ष तक हिंदी ही राजकाज की भाषा रहेगी। उसके बाद में हिंदी को इंग्लिश ही राजकाज की भाषा रहेगी, राजभाषा रहेगी। बाद में उसको हिंदी को शामिल किया जाएगा। लेकिन अब इसी 43 के तहत जब 15 साल बीतने को आ गए, तो 1963 में, क्योंकि 15 साल जोड़ते तो 1965 आएगा। जब 1963 की बात समय आया,
तब समझ में आया कि यार ये तो स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है। अगर इंग्लिश को राजकाज की भाषा, राजभाषा से अगर हटा दिया जाएगा तो एक तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, ठप सा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे स्तर से, बहुत लंबे समय से सभी कामकाज की भाषा के रूप में इंग्लिश का प्रयोग किया जाता रहा है। तब देखो संसद ने क्या किया, राजभाषा अधिनियम 1963 पास किया, और जब 15 वर्ष पूरे हो गए 1965 में, तब उसमें इसी अधिनियम के तहत ये कहा गया कि राजकाज की भाषा माने राजभाषा को क्या है, अंग्रेजी तो रहेगी ही रहेगी, माने हिंदी को राजभाषा बनाया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ अंग्रेजी को बराबर की क्या है, कामकाज की भाषा या राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब समझ गए ना, पहले तो 15 साल के लिए इंग्लिश को ही राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन जब 15 साल बीतने को आए तो संसद को लगा इंग्लिश को जो है हटाया नहीं जा सकता है। तब ये कहा गया कि हिंदी राजभाषा रहेगी, लेकिन उसके बराबर में क्या है, अंग्रेजी भी राजकाज की भाषा रहेगी। यही है क्लास सेकंड। ठीक है, अब आगे बढ़िएगा। राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग की बात करें तो किस आर्टिकल में है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल 344। 344 में क्या है, राजभाषा आयोग। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, राजभाषा आयोग के गठन या प्रावधान किया गया है। और राजभाषा आयोग का गठन कौन करेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संसद नहीं करेगी, बल्कि किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान लागू हुआ, ठीक है, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस स्थिति में क्या है, तब जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर राजभाषा आयोग का गठन करने की बात की गई थी। लेकिन बाद में क्या है, बाद में या अब कहा जाए तो प्रत्येक 10 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। प्रत्येक 10 वर्ष में राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, बिल्कुल रोड पे ही रूम है और नीचे देख रहे हैं आप, अब ये पता नहीं कब शांत होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हेडल्स हैं लाइफ के, तो पूरे लाइफ में कुछ न कुछ लगा रहेगा, हमें आगे बढ़ते रहना है। अगर देखा राजभाषा, तो अब अगर पूछे राजभाषा आयोग का गठन कितने वर्ष पे होता है, 10 वर्ष में, और किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। संरचना अगर कहा जाए राजभाषा में कुल कितने सदस्यों को मिलकर के इसकी संरचना बनती है, तो एक अध्यक्ष होता है, और जो भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं के प्रतिनिधित्व करने वाले एक लोगों को शामिल किया जाता है। माने एक अध्यक्ष और 22 अन्य सदस्य, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 23 सदस्यों को मिलाकर के एक राजभाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 344 के तहत प्रत्येक 10 वर्ष में किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक फैक्ट है, सर्वप्रथम ये बहुत बार आया है, आप रट लेना इसको प्लीज़ 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 प्लीज़। ठीक है, बीजी खेर की अध्यक्षता में 1950, ये डेट भी याद रखना, काम ऐसे नहीं चलेगा। आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो ये क्रोनोलॉजी में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 में पहली बार एक भाषाई आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष में, और पहली बार बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 में आयोग का गठन किया गया, जिसने अपना रिकमेंडेशन 1956 में दिया था। अगर राजभाषा आयोग का कार्य अगर आपसे पूछा जाए तो ये हिंदी को प्रमोट करने की सलाह देता है और राजकाज की भाषा में सहजता आ सके, इस बात की जो है ध्यान रखता है। ठीक, तो मुझे लगता है वीडियो थोड़े समय के लिए पॉज करना। तो इस तरीके से जो है पहला जो है आयोग आपने देख लिया किसकी अध्यक्षता में। अब देखिए, राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति का गठन का भी प्रावधान किया गया है। माने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी का भी राजभाषा पर गठन किया जा सकता है। यह किस में है, तो यह अनुच्छेद 344 के क्लास 4 में है। ठीक है, जेपीसी का जिक्र आप इस समय सुनते रहते होंगे, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया। और अभी उससे भी करंट का न्यूज आप देखो ना, वक्फ बोर्ड जो है बिल विधेयक पर जो संशोधन कर रही है सरकार की है,
उसके लिए क्या है, जेपीसी की मांग की गई थी। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बोलते हैं, संयुक्त संसदीय समिति। ये किस में है, राजभाषा पर अगर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित करने का प्रावधान किस में है, तो 344 के क्लास 4 में। इसकी क्या संरचना होती है, मानिए ये किससे, किन किन लोगों से मिलके, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री का मतलब पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, तो पार्लियामेंट में हम जानते हैं राष्ट्रपति, संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को क्या बोलते हैं, संसद कहते हैं। अब संसद के ज्वाइंट है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि इसमें टोटल कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 20 सदस्य क्या हैं, लोकसभा से आते हैं और 10 सदस्य कहाँ से आते हैं, राज्यसभा से। तो 20 सदस्य कहाँ से आते हैं, ये आप रटे रहना, ठीक है। टोटल कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से आते हैं और 10 राज्यसभा से। और इनका जो निर्वाचन, इसमें एक चीज़ आप बहरहाल बता चुका हूँ, ध्यान रखिएगा, जो इसमें सदस्य आते हैं ना लोकसभा या राज्यसभा से, वो कोई मिनिस्टर नहीं हो सकते। मिनिस्टर के अलावा, क्योंकि सरकार के ही अगर लोग इसमें आएंगे तो सरकार के अगेंस्ट या सरकार के लिए अच्छे सुझाव क्या देंगे, ठीक है, या उसका क्रिटिसिज्म ज़रूरत पड़े तो नहीं कर सकते। इसीलिए जो भी मिनिस्टर होते हैं उसके अलावा जो सदस्य होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, उन्हीं को इसमें शामिल किया जाता है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति के आधार पर इनका निर्वाचन इसमें किया जाता है। अगर इनका कार्य की बात करें, ठीक है, जेपीसी का काम क्या होता है, तो जेपीसी का काम ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपने देखा जो राजभाषा आयोग का कार्य है, माने हिंदी को किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है, या सरकार के द्वारा हिंदी के क्षेत्र में क्या किया जा रहा है उसकी समीक्षा करना, या उसमें एडवाइस देना कि कैसे हिंदी को और भी अच्छा या राजभाषा को और भी अच्छे से बढ़ावा दिया जा सकती है, इस पर जो सुझाव देती। अब इसी सुझाव को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या करती है, उसके द्वारा, माने राजभाषा आयोग के द्वारा जो सुझाव दिया जाता है उस सुझाव की समीक्षा करना, समझ गए कि नहीं। अर्थात उसके जो सिफारिश, राजभाषा आयोग की जो सिफारिश होती है उसकी क्या करना, समीक्षा करना कि वो सच में ज़्यादा इफेक्टिव है कि नहीं है, कि उसमें भी और इफेक्टिव उसे बनाया जा सकता है, पहला काम। दूसरा क्या है, केंद्र में हिंदी के प्रयोग की दिशा में क्या प्रगति है, माने केंद्र के स्तर पर हिंदी के प्रयोग में क्या प्रगति चल रही है, इस बात की समीक्षा करना, ठीक है। और तथा उसको अच्छा, माने उसके अच्छे प्रयोग और उसके विकास या उसके विस्तार के लिए क्या करना, सलाह या सुझाव देना, अर्थात प्रतिवेदन देना, रिपोर्ट देना। किसको देगा, रिपोर्ट देगा हमेशा राष्ट्रपति को, और यह राष्ट्रपति, माने राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को क्या करता है, संसद की दोनों पटलों पर क्या करता है, रखवाता है, जिसपे काफ़ी अच्छा खासा डिबेट होती है और उसके जो भी सुझाव होते हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाता है। क्लियर हो गई बात। आगे देख लीजिएगा जेपीसी के बारे में क्या है, तो यहाँ पर एक स्टार लगा है, इसका मतलब ये है कि जैसे पहला राजभाषा आयोग बीजी खेर 1955 में किया गया, ऐसे ही पहला ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 1957 में जीबी पंत की अध्यक्षता में, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में किया गया था। यह भी प्री का सवाल है, इसे रटे रहिएगा। अब आपने संघ माने केंद्र सरकार की राजभाषा के बारे में पढ़ लिया, अब आप राज्यों की राजभाषा या राज्य की राजभाषा या प्रादेशिक भाषा या इसे रीजनल लैंग्वेज कहते हैं, इसके बारे में देख लीजिए। अभी आपने देखा कि 343 में संघ की जो राजभाषा होगी वह हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा क्लास 1 में पढ़ा था। अब यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, 343-44 हो गए, तो 345-46-47 क्या है, राज्य से संबंधित था, अभी पढ़ा आपने। तो 345 कहता है कि राज्य की, माने राज्यों की राजभाषा या प्रादेशिक जो है लैंग्वेज या प्रादेशिक भाषा या रीजनल लैंग्वेज क्या होगी, इस बात का चुनाव कौन करेगा, तो इस बात का चुनाव करने का अधिकार किसको है, राज्य को स्वयं है। माने राज्य विधानमंडल अपने राज्य में कौन सी राजकाज की भाषा होगी, इस बात का तयकर्ता स्वयं है। इसीलिए तो मैंने आपको बताया ना, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, समझ गए, वो लोग, वो सारे दक्षिण के राज्य क्या हैं, वो अपनी स्वतंत्रता के अनुसार अपने लैंग्वेज को इंग्लिश और जो भी स्थानीय लैंग्वेज है उनको क्या है, स्थानीय या रीजनल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया है। तो ये माने कहने के ये तात्पर्य है कि 345 में क्या है, 345 में राज्यों की राजभाषा या
प्रादेशिक भाषा या रीजनल लैंग्वेज के बारे में है और इसे चुनने का अधिकार राज्यों को ही है, केंद्र इसे तय नहीं करेगा। आगे देख लीजिएगा, वर्तमान में अगर देखा जाए तो कुल 9 राज्यों में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। बाकी अन्य जगहों पे अपनी स्थानीय भाषा को और इंग्लिश को क्या किया गया है, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। 3 ऐसे राज्य हैं पूर्वोत्तर के, पूरे भारत में 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज केवल और मात्र केवल क्या है, इंग्लिश है। केवल और केवल मात्र क्या है, प्योर इंग्लिश है। वो कौन कौन से, उसे हमने ट्रिक के रूप में, मुझे याद है वो मैंने यहाँ आपके लिए भी लिख दिया है कि मेमिना इंग्लिश बोलता है, मेमिना अंग्रेजी बोलता है, तो मे से मेघालय हो जाएगा, मी से मिजोरम हो जाएगा और ना से नागालैंड। तो मेमिना आप जानते हैं ना किसका बच्चा होता है, बोलिए जल्दी। भेड़ के बच्चे को मेमिना बोलते हैं। तो मेमिना अंग्रेजी बोलता है, तो मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। एक ये फैक्ट आपको प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, याद हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपको याद रखना है, कुल 9 राज्यों में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है। अब इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप ये भी याद रखें कि कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं। तो आप देखोगे तो उधर जैसे यूपी है, बिहार है, 2 इधर हैं, यूपी बिहार और झारखंड, यूपी बिहार और झारखंड इधर देख लो, ठीक है। और झारखंड के बाद क्या बचेगा, एमपी और छत्तीसगढ़, एमपी और छत्तीसगढ़ ये हो गए। और उत्तराखंड, यूके लिख दे रहा हूँ, उत्तराखंड और हिमाचल, उत्तराखंड हिमाचल को एक साथ पढ़िए, उत्तराखंड हिमाचल को एक साथ पढ़िए। तो 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, यूपी बिहार 2 इधर एक साथ पढ़ लिए। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 3, 2, 5, 2, 7 और 2 और हैं। एक तो राजस्थान है, एक क्या है, एक राजस्थान है जहाँ पर हिंदी को शामिल किया गया है। और राजस्थान से सटा क्या है, हरियाणा, राजस्थान और हरियाणा। तो आप कैसे याद, जैसे मैंने कोशिश करके याद किया है तो आप ऐसा याद कर सकते हो। देखो राजस्थान और हरियाणा को एक साथ पढ़ लो क्योंकि हरियाणा राजस्थान एक साथ है, ठीक है। ऐसे ही उत्तराखंड और हिमाचल एक जगह आप देखेंगे क्योंकि आप ज्योग्राफी में देखेंगे। यूपी बिहार हमेशा एक साथ रहते, 3 को एक साथ कर लो, ठीक है। और एमपी झारखंड और छत्तीसगढ़ को एक साथ कर लीजिए तो 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 हो जाएंगे। अगर कभी ऐसा डीप बन जाए तो भी कर लेंगे। मेमिना अंग्रेजी बोलता है, याद रख लो। 345 राज्य की राजभाषा है। 346 कहता है कि संघ और राज्यों तथा राज्यों के बीच, माने संघ और राज्यों के बीच में या एक राज्य से अधिक राज्यों के बीच में जो पत्राचार जो है, ठीक है, लेटर वोटर आदान प्रदान करने की बात है, वो उसकी लैंग्वेज क्या होगी, तो उसकी लैंग्वेज 346 में है, 346 में। तो सामान्यतः जो संघ में है, संघ में हिंदी और इंग्लिश को क्या किया गया है, पत्राचार की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ज़्यादा जो है हिंदी और इंग्लिश को पत्राचार की भाषा, 2 से अधिक राज्यों के बीच में क्या है, पत्राचार की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला देख लीजिएगा, 347 आर्टिकल क्या कहता है। 347 आर्टिकल कहता है कि राष्ट्रपति को राजभाषा के संबंध में राज्यों को निर्देश देने का अधिकार है। ये क्या है, ये तब दिया जाता है निर्देश जैसे मान लीजिए एक राज्य है, इसमें क्या है, इसमें मान लीजिए ढेर सारे लोग हैं जो क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन दूसरी सबसे अधिक लैंग्वेज बोली जाने वाली कौन सी है यहाँ पर, इंग्लिश है। क्या है यहाँ पे, इंग्लिश है। अब ऐसी स्थिति में, ठीक है, दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा यहाँ क्या है, इंग्लिश है, या कोई अन्य भी भाषा हो सकती है, स्थानीय स्तर की भाषा। तो राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि इस राज्य में क्या है, काफ़ी लोग हैं जो दूसरी भाषा को प्रेफर करते हैं, तो उनकी भी भाषा को क्या है, राजभाषा के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। तो इस बात के लिए राष्ट्रपति उस राज्य को क्या कर सकता है, निर्देश दे सकता है, माने डायरेक्टिव दे सकता है
कि इस भाषा को भी क्या करिए आप राजभाषा के रूप में इसे भी आप दर्जा दीजिए। समझ गए ना। तो ये 347 कहता है। 348 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आर्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। 348 क्या कहता है? 348 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कामकाज की भाषा के बारे में उल्लेख करता है तथा 348 में संसद और राज्य विधानमंडलों से संबंधित विधेयक, अधिनियम और अध्यादेश इत्यादि की भी भाषा क्या होगी उसके बारे में प्रयोग किया गया है। और इसके तहत 348 के तहत इन दोनों ही माने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की राजकाज की भाषा और संसद के जितने भी अधिनियम, अध्यादेश, विधेयक लाए जाते हैं उनकी जो लैंग्वेज है 348 के अनुसार क्या है? इंग्लिश है। क्या है? इंग्लिश है। क्या है? इंग्लिश है। क्या है? इंग्लिश है। 348 के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और संसद और राज्य विधानमंडल के सभी कामकाज की भाषा वर्तमान में क्या है? इंग्लिश है। क्या है? इंग्लिश है। ओके, आगे देख लीजिएगा। जो विशेष निर्देश हैं माने कुछ स्पेशल डायरेक्टिव हैं, ठीक है, जो दिए जा सकते हैं वो क्या क्या है? यहाँ से पेपर में बहुत आते हैं सवाल। ये आर्टिकल रटने होंगे, ठीक है, सारे ये आर्टिकल रटे होने चाहिए, प्लीज़ रट लीजिएगा। देखो 350, ये दूसरी बार आपको पढ़ा रहा हूँ। 350 ये कहता है, ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति अपनी कोई शिकायत लेकर के आता है, वो किसी भी राज्य में हो, केंद्र के स्तर पर जाए और चाहे आप कहीं पे भी हो, जैसे मान लीजिए आप गोंड भाषा बोलते हैं, मान लीजिए आप क्या है, आप हिंदी भी नहीं बोल पाते, अंग्रेजी भी नहीं बोल पाते हैं, आप बल्कि क्या है गोंड लैंग्वेज बोलते हैं, या कोई मलयालम बोलता है, या कोई कन्नड़ बोलता है, या कोई तमिल बोलता है, ठीक है। तो कोई भी स्थानीय रीजनल लैंग्वेज अगर कोई बोलता है, अगर उसकी कोई व्यथा है, कोई शिकायत है, ठीक है, अगर वो शिकायत ले करके किसी भी अधिकारी या किसी भी पदाधिकारी, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्यों का हो, अगर उसके सामने वो जाता है तो इस बात से अस्वीकार या उसे उसकी व्यथा को सुनने या उसके ग्रीवांसेस को टैकल करने से इस बात से नहीं मना कर सकता कि राजकाज की भाषा हिंदी या अंग्रेजी है। यही बात कौन कहता है? 350। अर्थात अगर कोई व्यथा या कोई समस्या है, ठीक है, तो ग्रीवांसेस है, तो उस व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्यों के अधिकारी या प्राधिकारी को किसी भी भाषा में आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया जा सकता है। माने वो चाहे गोंड बोलता है तभी गोंड भाषा में अगर वो कोई शिकायत देता है तब भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। 350 कहता है। और 350 का क मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कहता है कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनके मातृभाषा में उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्यों की है, ठीक है। तो मातृभाषा में उपलब्ध कराया जाना चाहिए, इस बात का निर्देश दिया जा सकता है। तो 350 क्या है? मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान या निर्देश देता है। 350 का ख क्या कहता है? 350 का ख कहता है कि जो भी भाषाई अल्पसंख्यक हैं, भाषाई अल्पसंख्यक मतलब समझते हैं, जैसे इस समय जो अंग्रेज बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, है ना, उठते ही क्या है नमस्कार या ये सब चीज़ें गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने लगे हैं, है ना, तो मतलब हिंदी क्या है, वो गिनती तक नहीं पढ़ पाते हैं। तो आने वाले कल में ऐसे ही अंग्रेज पैदा होते रहे कंटिन्यूटी के साथ, तो हिंदी भी क्या हो जाएगी, निकट भविष्य में हिंदी भी क्या हो जाएगी, अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक हो जाएंगे। हिंदी बोलने वाले भाषाई अल्पसंख्यक हो जाएंगे, मतलब बहुत कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, ऐसे लोगों के लिए क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 350 के ख में। माने ऐसी भाषाई अल्पसंख्यक या जो भाषा धीरे धीरे कम बोली जा रही है या धीरे धीरे उसका पतन हो रहा है या डिक्लाइनमेंट हो रहा है या वो धीरे धीरे विलुप्त की कगार पे हो रहा है, तो उसको संरक्षित करने के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति क्या कर सकता है? एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। लेकिन किस आर्टिकल में? 350 के ख में। तो 350 आप समझ गए। कोई अगर समस्या लेके जाता है किसी भी स्थानीय भाषा में तो स्वीकार करना पड़ेगा किसी भी अधिकारी को। 350 कहता है प्राथमिक शिक्षा में जो है बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनके मातृभाषा में दिया जाने का प्रयास किया जाएगा। तीसरा क्या है? भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी की बात इसमें प्रावधान किया गया है। 351 दूसरी बार आपको पढ़ा रहा हूँ। 351 में 1 नंबर की बात की गई है कि केंद्र की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो हिंदी को 1 नंबर की भाषा बनाए, माने हिंदी का
प्रॉपर क्या करे, विकास और विस्तार करे कि ज़्यादा से ज़्यादा देश में क्या है, हिंदी को बोला जा सके। ठीक है, यह 1 नंबर की भाषा बनाने का प्रयास है केंद्र के लिए, राज्य नहीं, केंद्र की जिम्मेदारी है। ठीक है, यह 351 में कहा गया है। अन्य उपबंध की बात करें, कहीं कहाँ पर कुछ भाषा से संबंधित प्रावधान है, जैसे 8वीं अनुसूची। मैं आपको सारी अनुसूचियाँ पढ़ा चुका हूँ, जिसकी ट्रिक मैंने बताया था ना, स्पोर्ट्स SPORTS स्पोर्ट्स PLC। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे मैंने आपको याद करा दिया था। 10वीं दल बदल से संबंधित है, 11वीं पंचायत से और 12वीं नगर पालिका से, तो आपको ये सब याद करा चुका हूँ। उसमें आप देखो तो 8वें नंबर पे L है। L का मतलब क्या है, 8वीं अनुसूची में क्या है, लैंग्वेज। क्या है, लैंग्वेज। क्या है, लैंग्वेज। तो टोटल 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है। मैं आपको अनुसूची पढ़ाते वक्त 22 लैंग्वेज के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ, फिर भी एक सरसरी निगाह बता देता हूँ कि मूल संविधान में टोटल कितनी भाषाएं थी। 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी हो गई, 22 भाषाएं। इसका मतलब क्या है, 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। तो पहली बार 15वीं भाषा को कब जोड़ा गया, तो 21वें संविधान संशोधन, कौन से नंबर में, 21वें संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी जोड़ी गई, सिंधी। कौन सी जोड़ी गई, सिंधी जोड़ी गई थी। कौन सी जोड़ी गई, सिंधी जोड़ी गई। और फिर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कौन सी जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन सी, नेपाली, 3 जोड़ी गई। और ठीक है, फिर 21वें संविधान संशोधन से सिंधी, 71वें से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 जोड़ी गई, इससे सिंधी जोड़ी गई। अब 21 और 71 जोड़ देंगे तो आएगा 92वां संविधान संशोधन। कौन आएगा, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 कितनी भाषाएं जोड़ी गई, 4, जिसमें हम लोगों ने कहा था SDMBB बीबी में केवल बी लिखना था। तो ये 4 भाषाएं थी। कौन सी थी, संथाली, डोंगरी और मैथिली और बोडो। तो इस तरीके से टोटल कितनी हो गई, 4 3 7 और 1 8। तो टोटल पहले मूल संविधान में 14 भाषाएं, बाद में कितनी जोड़ी गई, 8 भाषाएं। इस तरीके से कितनी हो गई, 22 भाषाएं। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, बता दिया। ये भी पढ़ा चुका हूँ आपको। जब हम फंडामेंटल राइट भाग 3 पढ़ा रहे थे तो उसमें अनुच्छेद 29 और 30 के बारे में पढ़ाया था। 29 और 30 दोनों क्या कहते हैं, 29 ये कहता है कि किसी को भी, जो भी भाषाई अल्पसंख्यक है, जिनकी भाषा कम बोली जा रही है, उनको अपनी भाषा माने लैंग्वेज, कल्चर माने संस्कृति, अपनी लैंग्वेज, भाषा, कल्चर और स्क्रिप्ट माने लिपि, अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि, अपनी लैंग्वेज, कल्चर और स्क्रिप्ट को संरक्षित करने का अधिकार उनका फंडामेंटल राइट है, ऐसा 29 में है। जबकि अनुच्छेद 30 क्या कहता है, इसमें 2 बातें थी। एक, कोई अगर, ठीक है, कोई धार्मिक अल्पसंख्यक है या कोई भाषाई अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक या अगर कोई भाषाई अल्पसंख्यक है, तो ऐसी स्थिति में दोनों लोगों को अपने हिसाब की, अपनी लैंग्वेज, अपनी संस्कृति को संरक्षित करने के लिए क्या है, अपने हिसाब का इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कोई संस्था, ठीक है, बनाई जा सकती है। उसे अपने हिसाब से चलाई भी जा सकती है, मैनेजमेंट भी किया जा सकता है। जैसे आपने देखा है कि उर्दू को बढ़ावा देने के लिए क्या है, मदरसे की संस्था स्थापना किया गया है। यह फंडामेंटल राइट है। ठीक, अगला देख लीजिएगा, अन्य प्रावधान में उपबंध में क्या है, अनुच्छेद 120 और इसी से बना है 210। इसी से बना है 210। 120 कहता है कि संसद के कामकाज की भाषा क्या होगी। ठीक है, तो संसद के कामकाज की भाषा क्या होगी, ठीक है, वह अनुच्छेद 120 में है, जो क्या है, इंग्लिश है, जो क्या है, इंग्लिश। 210 कहता है कि राज्य विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या है, तो वर्तमान में क्या है, इंग्लिश। क्या है, वर्तमान में इंग्लिश। ठीक है, आगे देख लीजिएगा, यूनिक पॉइंट आप जानते ही हैं कि इसमें कोई विकल्प नहीं है, रटना होता है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो यूनिक पॉइंट में हमने 3 चीज़ें यहाँ पर लिखा है कि जैसे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय नेशनल संस्कृत इंस्टीट्यूट संस्थान की बात करें तो नई दिल्ली में है। और केंद्रीय हिंदी, ये बहुत बार आता है, ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। पीसीएस आरओ के लिए क्या है, या किसी भी वनडे जो यूपी वाले हैं उनमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसे रट लो आप। क्या, केंद्रीय हिंदी, राष्ट्रीय नहीं, केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है, आगरा यूपी में। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है, आगरा हिंदी में। और राष्ट्रीय भाषा संस्थान कहाँ पर है, मैसूर में। बहुत इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय भाषा संस्थान कहाँ पर है, मैसूर में है। ठीक, तो इसके बाद आप देखेंगे तो तीन चार लेक्चर और बचे हैं, बाकी आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। और हम आरओ पीसीएस और मुख्य रूप से आरओ और पीसीएस, ठीक है, प्री मेंस के साथ साथ अन्य एग्ज़ाम जहाँ पर भी हिंदी आती है उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो पीसीएस आरओ ये कई बार हमने क्वालिफाई किया है, तो इसीलिए उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम अच्छे से हिंदी करेंगे, क्योंकि हम खुद भी बहुत अच्छे 57-58 मैंने 60 में किए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे अब हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू क्लास।